हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ जो है प्लेटो और अरस्तू में तुलना। बहुत सारे एकेडमिक एग्ज़ाम्स में, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के एकेडमिक एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जाता है। ठीक है कि प्लेटो और अरस्तू में क्या तुलना है। तो इसके हम लोग डिफरेंसेस प्लस सिमिलैरिटीज़ दोनों को इसमें देखेंगे। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इनके थॉट में यानी कि इनके विचारों में क्या डिफरेंस है और क्या इनके विचारों में समानताएं हैं। इन दोनों विषयों को हम लोग इस टॉपिक में अच्छे से देखेंगे। तो अगर प्लेटो के बारे में अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मेरे और भी वीडियोस हैं प्लेटो को लेकर के, जिसमें प्लेटो के कम्युनिज्म और एजुकेशन पर मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसको जाकर के आप लोग देख सकते हैं। एरिस्टोटल का भी स्लेवरी और रिवॉल्यूशन पर मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। और बीए के स्टूडेंट्स के लिए मैं लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आगे चल के लाइव क्लासेस भी आपको टॉपिक वाइज मिलेंगी जो कि आपके पॉलिटिकल थ्योरी के होंगे। और भी अगर एमए के स्टूडेंट्स चाहेंगे लाइव क्लासेस के लिए तो मैं उन्हें भी लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, एक रिगार्डिंग पेपर को लेकर के। ठीक है, तो अगर प्लेटो के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं तो प्लेटो का जन्म जो है वो आपका 427 में हुआ था और 347 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, और एरिस्टोटल की अगर बात करें, एरिस्टोटल की बात करें तो 384 में इनका जन्म हुआ और 322 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, प्लेटो की जो स्कूल था, प्लेटो का जो स्कूल था उसको प्लेटोनिक एकेडमी बोलते थे और एरिस्टोटल का जो स्कूल था उसको लीशियम बोलते थे, उसको लीशियम बोलते थे। प्लेटो की जो सबसे अच्छी बुक है वो आपका रिपब्लिक है और एरिस्टोटल का जो है वो पॉलिटिक्स है। इन लोगों की और भी पुस्तकें थी लेकिन ये जो है सो सबसे ज़्यादा फेमस है, जो बीए के एग्जाम्स में आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं प्लेटो और अरस्तू में तुलना। जो स्टूडेंट नोट्स लिखते हो वो कृपया करके नोट्स लिखते रहना, क्योंकि नोट्स लिखने से बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। ठीक है, और एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करने में आसानी होती है। 2-4 बार वीडियो देखोगे ऑटोमेटिकली जो है सो आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। अभी तक अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलना और कमेंट जरूर करना कि आप किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए सपोर्ट कीजिए। ठीक है, बिना समय पार करते हुए मैं पहले इंट्रोडक्शन पर बात करता हूं। भूमिका के बारे में देखते हैं। जो स्टूडेंट लिख रहे हैं नोट्स वो कृपया नोट्स लिखिएगा, नोट्स लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स लिखना। प्लेटो तथा अरस्तु यूनान के 2 दिग्गज दार्शनिक हैं और कोई भी स्टूडेंट वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी कोई चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, उनके विचारों में काफ़ी अंतर है। दोनों यूनान के थे, ये दिमाग में रखिएगा। दोनों की विचारधाराएं 2 समानांतर रेखाओं की तरह हैं जो आपस में कभी मिलती नहीं। समानांतर रेखा मतलब ऐसे पैरेलल लाइन। इसी आधार पर यह कहा गया है कि सभी विवेकशील व्यक्ति प्लेटोवादी या अरस्तुवादी हैं। इसका यह अर्थ है कि दोनों विचारक 2 विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अरस्तु ने प्लेटो के दर्शन की काफ़ी आलोचना की है। विल्ड्यूरा का कथन है कि दर्शन के प्रति झुकाव तथा स्नेह के कारण हमारे महत्वाकांक्षी नवयुवक अरस्तु के मन में अपने आध्यात्मिक पिता के विरुद्ध एक प्रकार का विरोधाभास जागृत हो गया था तथा वह यह संकेत करने लगा था कि प्लेटो के साथ विवेक का अवसान न होगा। अवसान मतलब एक्सपायरी होता है। ठीक है, एक्सपायर। जबकि वृद्ध ऋषि यानी कि प्लेटो अपने शिष्य के विषय में कहने लगा था कि वह उस अश्व की भांति है जो माता का चूस कर
सुखा देने के बाद उसे लात मारने लगता है। ठीक है, ये आपका टिप्पणी जो है सो अरस्तु प्लेटो के बारे में करते हैं और प्लेटो जो है सो अरस्तु के बारे में करते हैं। ठीक है, ये ऐसा जो है सो विल ड्यूरा जो है सो अपने कथन में कह रहे हैं। तो ये कोटेशन जो मैंने यहाँ पर कोट किया है, इस कोटेशन को एग्जाम में अगर आप लोग लिख पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग ये कोटेशंस को एग्जाम में जरूर लिखिएगा। इसके विपरीत प्लेटो की महानता स्वीकार करते हुए अरस्तु ने कहा है कि वह एक व्यक्ति था जिसकी प्रशंसा करने का अधिकार दुष्टों को नहीं है। केवल वह व्यक्ति था या वह प्रथम व्यक्ति था जिसने अपने जीवन से और अपने संवादों ने तर्क से यह बताया कि सुखी रहने के लिए अच्छा होना आवश्यक है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यूनान की, तो इस समय जो है सो आपके सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल, ठीक है, यानी कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये तीनों जो है सो आपका गुरु शिष्य की जोड़ी थी। प्लेटो के गुरु सोक्रेट्स थे, अरिस्टोटल के गुरु प्लेटो थे। ठीक है, तो ये गुरु शिष्य की जो है सो जोड़ी थी। प्लेटो ने भी अरस्तु के गुणों को पहचाना था। वह अरस्तु को सर्वोत्तम पाठक तथा अकादमी का मस्तिष्क कहकर पुकारा करता था। फॉस्टर ने तो अरस्तु को सबसे बड़ा प्लेटोवादी कहा है। चूंकि प्लेटो के दर्शन में वह जिस बड़ी मात्रा में रमा था, उस मात्रा में उसके अलावा शायद ही कोई अन्य महान दार्शनिक किसी दूसरे के विचारों में रमा होगा। फिर भी प्लेटो के साथ उसकी असहमति उग्र तथा कुख्यात थी तथा उसने आने वाली पीढ़ियों को उनकी मूलभूत समानता को समझने में गुमराह किया है। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट था। ग्रेजुएशन से लिखने का परंपरा जो है वो चेंज हो जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी जो है सो इंटर या फिर उससे पहले के समय जब बच्चे क्लास में थे तब जैसे लिखते थे वैसे लिखते हैं, लेकिन अब जो लिखने का तरीका रहता है आंसर का वो इस तरीके का रहता है। तो आप लोग जो है सो इस तरीके को एडॉप्ट कीजिए। ठीक है, और गेस पेपर और चोरी ये सब मत कीजिए। जब कोई पढ़ा रहा है तो आप पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए और उस टॉपिक को अच्छे से जान करके आप एग्जामिनेशंस में लिखिए। ठीक है, वस्तुतः प्लेटो तथा अरस्तु का सही मूल्यांकन उनके दर्शन के तुलनात्मक अध्ययन से ही संभव है। सर्वप्रथम उनके विचारों में क्या अंतर है यह समझने का हम प्रयत्न करें। पहला हम लोग डिफरेंसेस इन देयर थॉट, उनके विचारों में क्या अंतर था दोनों के, उसको हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट जरूर करना, कमेंट करने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, पहला पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हैं, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी व्यक्ति के सोच को डेवलप करने के लिए। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के सोच को डेवलप करने के लिए उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा उसका फैमिली बैकग्राउंड रहेगा, जिस तरीके की उसकी पारिवारिक स्थिति रहेगी, उसी हिसाब से उसकी जो है सो सोच का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, प्लेटो तथा अरस्तु के विचारों के निर्माण में पारिवारिक पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। दोनों दार्शनिकों की बौद्धिक तथा नैतिक पृष्ठभूमि एक होते हुए भी उनके व्यक्तिगत पृष्ठभूमि में काफी अंतर था। प्लेटो कुलीन वर्ग का राजकुमार था, लेकिन अरस्तु मध्यम वर्ग का चिराग था। ठीक है, ये जो है सो राजघराना में पैदा लिया था प्लेटो राजघराना में पैदा लिया था और अरस्तु जो है वो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा लिया था। ठीक है, प्लेटो ने जब बौद्धिक कुलीनता का नारा लगाया है, वहां अरस्तु ने मध्यम वर्ग की श्रेष्ठता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, दोनों में अंतर, इसको आप पॉइंट वाइज भी कर सकते हो। ठीक है, अपने एग्जामिनेशंस में पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, 2-4 पॉइंट लिख दोगे तो बड़ा बड़ा लगेगा, तो अच्छा नंबर उठेगा। प्लेटो कुलीन, कल्पनावादी, त्यागी तथा धर्म अनुयायी हैं। अरस्तु मध्यम वर्गीय पुत्र, पिता, व्यवहारिक शासक तथा वैज्ञानिक हैं। प्लेटो को कल्पना संसार में विचरण कराने का श्रेय पारिवारिक प्रेम तथा विलासिता का है।
पर अरस्तु को वैज्ञानिक धरातल पर लाने का श्रेय उसके वैद्य पिता निकोमखस को है। ठीक है, अरस्तु के पिता का नाम निकोमखस था। इस आधार पर दोनों के विचार में काफी भिन्नता हुई, दोनों के जीवन का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हो गया, दोनों के दर्शन में ने भिन्न मार्ग का निर्माण किया। सेकंड आपका पॉइंट आता है कल्पनावादी यथार्थवादी। ठीक है, एक आपका कल्पनावादी थे और एक आपका यथार्थवादी थे। ठीक है, पॉइंट्स एग्जाम में मिस नहीं कीजिएगा, पॉइंट्स किसी भी स्थिति में पूरा लिखना है, पॉइंट्स को मिस नहीं करना है। ठीक है, बहुत बार प्लेटो और अरस्तु के क्रम में उनके डिफरेंसेस के बारे में पूछ देता है, तो कभी कभी उनके सिमिलैरिटीज के बारे में पूछ देता है, तो दोनों को आपको देखना है। ठीक है, प्लेटो कल्पनावादी हवाई योजनाएं बनाने वाला तथा कल्पना लोक में उन्मुक्त उड़ान भरने वाला पक्षी है, लेकिन अरस्तु यथार्थवादी व्यवहारिक तथा धरती से संपर्क रखने वाला विचारक है। यानी कि आपके अरस्तु को जो है सो यहाँ रियलिस्टिक थिंकर बोला गया है, और यहाँ पर जो है सो आपका प्लेटो को जो है सो वो आपका कल्पनावादी थिंकर बोला गया है। प्लेटो की रिपब्लिक का आधार नील गगन है, जहाँ अरस्तु की पॉलिटिक्स की नींव धरती में धसी हुई है। प्रोफेसर मैक्सी का कथन है कि, इस कोटेशन को एग्जाम में कोट कीजिएगा, जहाँ प्लेटो अपनी कल्पना को उड़ान भरने देता है, अरस्तु व्यवहारिक और सुस्त है। जहाँ प्लेटो श्रेष्ठ वक्ता है, अरस्तु यथाभूत है। जहाँ प्लेटो सामान्य मतों से तार्किक परिणामों में कूद पड़ता है, अरस्तु अनेक तथ्यों से शैन ऐसे निष्कर्ष निकालता है जो तर्क संगत तो है किंतु अंतिम नहीं। जहाँ प्लेटो हमें अपने चिंतन का श्रेष्ठतम आदर्श राज्य देता है, अरस्तु हमें वह आवश्यक सामग्री देता है जिसमें उसे उन परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर एक आदर्श राज्य का निर्माण किया जा सके। ठीक है, पोलाक के शब्दों में देखते हैं, प्लेटो गुब्बारे में बैठकर नए प्रदेश में घूमता है और कभी कभी कुहेलिका के आवरण को चीरकर उसकी परिरेखा स्पष्ट अवलोकन करता है, किंतु अरस्तु एक श्रमजीवी उपनिवेशवादी की भांति उस क्षेत्र में जाता है और मार्ग का निर्माण करता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड पद्धति मेथड। दोनों की अध्ययन पद्धति में मौलिक अंतर है। प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति का अनुसरण किया है, वह सामान्य से विशेष नियमों की कल्पना करता है। ठीक है, निगमनात्मक पद्धति और आगमनात्मक पद्धति ये बहुत बार जो है सो एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। ये आपके यूजीसी के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, ये सब एग्जाम्स में पूछता है कि आगमनात्मक पद्धति जो है वो किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो वो आपके अरस्तु थे। ठीक है, अरस्तु के द्वारा। तो निगमनात्मक पद्धति होता क्या है? निगमनात्मक पद्धति में जो है वो सामान्य से विशेष नियमों की कल्पना करता है, यानी सामान्य परिस्थिति से लेकर सामान्य परिस्थिति में आपका विशेष नियम क्या बनाए जा सकते हैं, ठीक है, उसकी कल्पना करता है। सामान्य से विशेष नियमों की कल्पना करता है। ये चीज याद रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा निगमनात्मक पद्धति को लेकर के कि वह सामान्य से विशेष नियमों की कल्पना करता है। प्लेटो पहले न्याय आदि गुणों के कुछ विशेष दार्शनिक रूप तय कर लेता है और फिर उन्हें अपने आदर्श राज्य में लागू करता है। उनके विषय में सामान्य व्यवस्थाएं करता है। सच्चाई, भलाई, सौंदर्य आदि अमूर्त विचारों का विश्लेषण करते हुए प्लेटो सूक्ष्म से स्थूल की ओर तथा सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। ठीक है, पहले वो नॉर्मल में रहेगा, फिर वो अप जाएगा, ठीक है, अप जाएगा। ये आपका निगमनात्मक पद्धति होगा। ठीक है, ये आपका निगमनात्मक पद्धति होगा। उसके बाद आता है अरस्तु का आगमनात्मक पद्धति। अरस्तु आगमनात्मक पद्धति का प्रतिपादक है। वह विशेष घटनाओं तथा तथ्यों के आधार पर
सामान्य नियम बनाता है। और अरस्तु क्या करता है, आगमनात्मक पद्धति क्या है कि विशेष घटना होगा उसके आधार पर जो है वो आपका सामान्य नियम बनाया जाएगा। और यहाँ पर जो है सो निगमनात्मक पद्धति में क्या था कि सामान्य जो है सामान्य से विशेष की ओर जाना है, और आगमनात्मक पद्धति में विशेष से आपका सामान्य की ओर आना है। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ बहुत कम शब्दों में। ठीक है, निगमनात्मक में क्या होगा, निगमनात्मक में सामान्य से विशेष की ओर जाएगा, और आगमनात्मक में विशेष से सामान्य की ओर आएगा। ठीक है, और निगमनात्मक पद्धति आपका किसका है, आपका प्लेटो का है, और आगमनात्मक पद्धति अरस्तु का है। ये बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दृश्यमान जगत के वास्तविक पदार्थों को अपने विचार का आधार बनाते हुए वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है। तत्कालीन प्रचलित 158 संविधानों के अध्ययन के बाद ही वह राज्य संबंधी कुछ सामान्य नियमों का निर्धारण करता है। ठीक है, ये विशेष परिस्थिति हुआ कि वो राज्य के सामान्य नियमों को बनाने के लिए 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का जो है वो आपका अध्ययन करता है पहले। तो ये विशेष परिस्थिति हुआ, और इसके आधार पर जो है वो सामान्य कानून राज्य का बना रहा है। ठीक है, तो ये आपका विशेष से सामान्य जा रहा है, तो ये आपका आगमनात्मक पद्धति हो गया। उसके सभी विचार इतिहास, विज्ञान तथा वास्तविक तथ्यों पर आधारित हैं। अरस्तु प्लेटो के विचारों की अपेक्षा अधिक सुस्पष्ट, सुनिश्चित, तर्कसंगत, क्रमबद्ध तथा व्यवहारिक है, लेकिन प्लेटो के विचार अस्पष्ट, अनिश्चित एवं अव्यवहारिक है। इस प्रकार दोनों की अध्ययन पद्धति में अंतर है। ठीक है, हमेशा अरस्तु जो है वो आपका वैज्ञानिक पद्धति रखता है, जिसमें कि वो सारी चीज़ों को जो है सो बहुत तर्क संगत वे में जो है सो बताता है। लेकिन प्लेटो की विचार क्या है, प्लेटो जो है सो हवा हवाई है। ठीक है, वो कुछ भी बोल देता है। नेक्स्ट आइए शैली। शैली में देखते हैं तो प्लेटो जो है वो कल्पनाशील है, वह उपमाओं तथा रूपकों के रूप में सोचता है, इसलिए उसकी शैली काव्यात्मक, सरस और तथा समन्वयात्मक है। लेकिन अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक है, उसकी शैली तथ्यों के वैज्ञानिक निरीक्षण तथा परीक्षण पर आधारित होने के कारण विश्लेषणात्मक, नीरस तथा शुष्क है। ठीक है, फिफ्थ आपका पॉइंट है राज्य की एकता, यूनिटी ऑफ द स्टेट। प्लेटो ने राज्य की एकता का आधार नारी साम्यवाद तथा संपत्ति साम्यवाद बतलाया है। ठीक है, अगर प्लेटो का कम्युनिज्म आपको पढ़ना है, सिलेबस में है, तो प्लेटो के कम्युनिज्म के बारे में मैंने वीडियोस अपलोड किया हुआ है, आप लोग जा करके वहाँ से प्लेटो के कम्युनिज्म के बारे में पढ़ सकते हो। पूरा डिटेल नोट्स है, आप उसको उतार लो कॉपी पे और एग्जामिनेशंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। उसका कथन है कि साम्यवाद के द्वारा राज्य में एकता की स्थापना सरलता से की जा सकती है। राज्य में जितनी अधिक एकता हो श्रेष्ठकर है। अरस्तु ने अत्यधिक एकता का खंडन किया है। ठीक है, यहाँ पर जो है सो प्लेटो जो है सो एकता का आधार क्या बता रहे हैं कि नारी का साम्यवाद कर दो और संपत्ति का साम्यवाद कर दो, आपका राज्य में एकता जो है सो हो जाएगी। लेकिन अरस्तु जो है वो अत्यधिक एकता का खंडन करता है। अत्यधिक एकता से राज्य का अस्तित्व समाप्त होने का भय रहता है। राज्य का स्वभाव विविधता है जिसका अंत संभव नहीं है। अतएव अरस्तु विविधता में एकता की स्थापना करना चाहता है। उसके अनुसार राज्य का मूल उद्देश्य आत्मनिर्भरता है। परिवार व्यक्ति से अधिक आत्मनिर्भर है और राज्य परिवार से भी अधिक आत्मनिर्भर है। ठीक है, राज्य के अत्यधिक एकीकरण से वह व्यक्ति में परिवर्तित हो जाएगा और वह व्यक्ति कदापि आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आत्मनिर्भर जीवन राज्य में ही संभव है। आत्मनिर्भरता के लिए कम से कम एकता वांछनीय है।
राज्य में विविधता का रहना आवश्यक है। इस प्रकार अरस्तु अनेकता में एकता देखना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नारी साम्यवाद, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स बना रहा हूँ, पॉइंट्स अच्छे अच्छे देता हूँ और आप लोगों को कोटेशन भी बीच बीच में मैं देता हूँ ताकि एग्जामिनेशन में आप लोग अच्छे तरीके से जो है सो लिख पाओ। ठीक है, प्लेटो के आदर्श राज्य में नारी साम्यवाद का एक विशिष्ट स्थान है। शासक तथा सैनिक वर्ग निजी परिवार से वंचित रहेंगे, नारी पर सभी का अधिकार रहेगा, अर्थात स्त्रियां संयुक्त रूप से सभी पुरुषों के प्रेम लिंगन का आकांक्षी होंगी। जन्म लेते ही बच्चे राजकीय शिशु गृह में रखे जाएंगे, माता पिता का अपने बच्चों पर कोई अधिकार नहीं होगा, बच्चे भी सामूहिक रूप से सभी के पुत्र होंगे। अरस्तु नारी साम्यवाद की व्यवस्था का खंडन करता है। ठीक है, ये जो आपका बताया गया है ये आपका प्लेटो के द्वारा बताया गया है कि कम्युनिज्म ऑफ वाइफ यानी नारी साम्यवाद में इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अरस्तु जो है वो नारी साम्यवाद की व्यवस्था को खंडन करता है। उसके अनुसार परिवार मूलभूत इकाई है। ठीक है, मूलभूत मीन्स यूनिट इकाई है। कोई भी समाज का शुरुआत जो है वो परिवार से होता है, जिसका रहना अति आवश्यक है। नारी साम्यवाद एक विष है जो संपूर्ण मानव जाति का नाश कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को निजी परिवार बसाने की अनुमति न देना अमानुषिक कार्य होगा। अतः प्लेटो की यह योजना अव्यवहारिक, कल्पित एवं त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, इस तरीके की बात जो है सो अरस्तु कहते हैं। नेक्स्ट बात करें संपत्ति साम्यवाद की, जो प्लेटो ने दिया है। तो प्लेटो ने संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति साम्यवाद की भी योजना रखी है। संरक्षक वर्ग की व्यक्तिगत संपत्ति ना होगी, सैनिक तथा शासक दोनों की संपत्ति सामूहिक होगी तथा वे सामूहिक रूप से सभी वस्तुओं का उपभोग करेंगे। अरस्तु ने इस व्यवस्था की कटु आलोचना की है। उसका कथन है कि किसी भी व्यक्ति को कोई निजी संपत्ति रखने से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि व्यक्तिगत संपत्ति और निजी परिवार दोनों को मानवीय जीवन से हटा दिया जाए तो फिर मानव के जीवन में और रह ही क्या जाएगा। अरस्तु ने कहा है कि संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए, लेकिन उसका उपभोग सार्वजनिक या सामूहिक हित में हो। इस प्रकार अरस्तु निजी संपत्ति रखने के पक्ष में है। ठीक है, किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हो जरूर लिखना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। शासक, रूलर। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की शासन सत्ता दार्शनिक राजा के हाथों में देना चाहता है। उसका कथन है कि शासन एक कला है, सभी व्यक्ति शासन नहीं चला सकते। विवेकशील तथा दर्शन से युक्त व्यक्तियों को ही प्रशासन की गद्दी पर बैठना चाहिए। ठीक है, प्लेटो का एजुकेशन जब आप देखोगे तो प्लेटो का जो एजुकेशन है उसमें मेनली जो है सो लास्ट जो आपका फेज है वो दार्शनिक राजा बनाने का है, कि दार्शनिक राजा बनाए, जो कि आज के समय में उतने ईयर्स तक एजुकेशन होना जो है सो वो बहुत ये नहीं है। ठीक है, व्यवहारिक नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन आपका जो है सो प्लेटो ने उस तरीके की एजुकेशन पॉलिसीज बनाई थी अपने समय में, और वो जो था वो कल्पनावादी था। तो ऑन डैट केस उसने इस तरीके की बात को बोला। अरस्तु ने इसका खंडन किया है। उसका कहना है कि इस प्रकार का दार्शनिक राजा मिलना संभव नहीं है। वह मध्यम वर्ग के हाथों में शासन सौंपना चाहता है। सभी नागरिकों को शासन में भाग लेना चाहिए। इस सिद्धांत पर आधारित शासन व्यवस्था स्थिर तथा सुव्यवस्थित होती है। इसमें क्रांति की संभावना नहीं होती है। ठीक है, ये इस तरीके की बात जो है सो अरस्तु कहते हैं। तो आप लोग डिफरेंसेस देख करके ही आप समझ जाइएगा कि कौन जो है सो वैज्ञानिक आधार पर बात कर रहा है और कौन जो है सो सिर्फ ऐसे ही कल्पनावादी बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग आदर्श राज्य। प्लेटो ने रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की है। वह नारी साम्यवाद, संपत्ति साम्यवाद तथा दार्शनिक राजा के सिद्धांतों पर आधारित है।
राज्य के अंतर्गत उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग विद्यमान रहते हैं। लोकमत तथा कानून का कोई स्थान नहीं रहता है। अरस्तु ने भी पॉलिटिक्स में एक आदर्श राज्य की कल्पना की है। उसने व्यक्तिगत संपत्ति तथा निजी परिवार को नागरिकों के लिए आवश्यक बतलाया है। उसके राज्य में 6 वर्ग होते हैं। शासन सत्ता मध्यम वर्ग के हाथों में होती है। लोकमत तथा कानून का बड़ा ही महत्व रहता है। प्रोफेसर मैक्सी का कथन है कि प्लेटो ऐसे अतिमानव की खोज में है जो आदर्श राज्य की सृष्टि करे, पर अरस्तु ऐसे अति विज्ञान का अन्वेषण करना चाहता है जो राज्य को अच्छे से अच्छा बना सके। प्लेटो अपने दार्शनिक राजा द्वारा आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता है, किंतु अरस्तु एक ऐसा शास्त्र बना देना चाहता है जिसमें निर्धारित नियमों का अनुसरण करते हुए आदर्श राज्य की सृष्टि हो सके। इट मीन्स एक शास्त्र बना देना चाहता है। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन टाइप। ठीक है, आज के समय में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि सारा नियम हो, सब कुछ हो कि कैसे देश चलेगा, किन आधार पर चलेगा, और उस आधार पर जो है सो राज्य का सृजन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 10th पॉइंट है कानून, लॉ। प्लेटो ने रिपब्लिक में दार्शनिक राजा को कानून के बंधन से मुक्त रखा है। उसका कथन है कि शासकों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, वे नैतिक नियम से प्रभावित होंगे। लेकिन लॉज में, लॉज जो है वो आपका प्लेटो का ही आपका ग्रंथ है जो कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने लिखा था। लेकिन लॉज में उसने कानून का दामन पकड़ा है और उसकी महत्ता को समझा है। पर अरस्तु का प्रारंभ से ही कानून कहना है कि कानून ही शासक है। शासक तो कानून का दास तथा संरक्षक है। एक राजा या अनेक शासक आसानी से भ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन कानून भ्रष्ट नहीं हो सकता। उसकी आत्मा सदा पवित्र रहेगी। ठीक है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम कानून बन गए हैं वो जो है सो एज इट इज रहेंगे। भले ही जो है सो आपके ऑफिसर्स हो जाएं या फिर आपके राजा हो जाएं या फिर जो भी शासन पद्धति में वो आपके करप्ट हो जाएंगे, लेकिन आपका जो कानून में वो लिखा हुआ तो कभी चेंज हो जाएगा? कभी नहीं चेंज होगा, एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट हम लोग नारी की बात करते हैं, वुमेन। वुमेन पर क्या दोनों के डिफरेंसेस हैं? दोनों विचारकों का नारी पर विचार भिन्न भिन्न है। प्लेटो नारी को घर की 4 दीवारी से निकालकर राज्य के धरातल पर लाना चाहता है। उसका कहना है कि महिलाओं का काम केवल बच्चा ढोना, पैदा करना तथा पालन पोषण करना ही नहीं है। उनका काम चूल्हे चौके तक ही सीमित नहीं है, उन्हें शासन के कार्य में भाग लेना चाहिए। अतः प्लेटो ने नारी मुक्ति के लिए नारी साम्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, प्लेटो क्या बोलता है? प्लेटो बोलता है कि फीमेल्स को जो है सो घर के 4 दीवारी में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, कि सिर्फ वो बच्चा पैदा करे और उनको पाले पोसे, पालन पोषण करे, चूल्हा चौका करे, यही सब नहीं करे, वो शासन सत्ता में भी भाग ले। ठीक है, शासन कार्य में भी भाग ले। और इसके लिए जो है सो उन्होंने ये लॉजिक दिया कि उसके लिए उन्होंने नारी साम्यवाद की यानी कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स की जो है सो बात की। ठीक है, अरस्तु ने नारी साम्यवाद का कड़ा विरोध किया है। उसका कथन है कि परिवार मानव समाज की पहली इकाई है, गृहस्थी के लिए महिलाओं की सेवा अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका विचारों के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडियाज। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो मेरे को, सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, प्लेटो ने विचारों के सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला है। वह इंद्रियों से प्रतीत होने वाले दृश्य जगत को अवास्तविक तथा इन दृश्य पदार्थों के पीछे विद्यमान विचारों को वास्तविक मानता है। उसकी दृष्टि में स्थूल रूप से दिखाई देने वाला वास्तविक जगत काल्पनिक है तथा विचारों का काल्पनिक जगत वास्तविक है।
अरस्तु ने प्लेटो के विचारों के सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा है कि विचार वास्तविक सत्ता नहीं हो सकते, वे किसी वस्तु का कारण नहीं बन सकते तथा विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों के रूप में स्वीकृत नहीं किए जा सकते। इस प्रकार प्लेटो जहाँ कल्पना को वास्तविकता से अधिक महत्व देता है, वहाँ अरस्तु काल्पनिक विचारों का खंडन करते हुए ठोस, प्राकृतिक तथा वास्तविक तथ्यों के आधार पर अपने राजनीति विज्ञान का निर्माण करना चाहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम इथिक्स, राजनीति शास्त्र तथा नीति शास्त्र का पृथक्कीकरण। पॉइंट्स जो है सो कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में एग्जाम में लिखे, ठीक है, इंग्लिश में एग्जाम में लिखने का कोशिश कीजिएगा। मैं इनफ पॉइंट्स दिया हुआ हूं, ठीक है, इनफ पॉइंट है 13, ये देखिए 13वां पॉइंट है, 13 पॉइंट है। तो अगर आप इसमें से जो है सो 7 या 8 पॉइंट भी अपने एग्जाम्स में लिखिएगा तो आपका आंसर जो है सो अच्छा जाएगा, ठीक है। प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का एक अभिन्न अंग माना है, दोनों का जीवन एक दूसरे पर आश्रित है। अरस्तु ने राजनीति विचारों को नैतिक विचारों से पृथक किया है। प्लेटो की रचनाओं में दोनों प्रकार के विचार पूर्ण रूप से मिश्रित थे। वह राजनीति को नीति शास्त्र का अंग मानता है। प्लेटो ने भलाई को सार्वभौम अमूर्त विचार मात्र माना था। अरस्तु का कहना है कि भलाई कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं, वह वस्तुओं तथा परिस्थितियों से निर्धारित होती है। मनुष्य की अधिकतम भलाई राज्य में ही संभव है, अतः वह इसका विवेचन करना राजनीति विज्ञान का कार्य समझता है। इस प्रकार वह राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करके एक स्वतंत्र विज्ञान बनाता है। वह नीति शास्त्र को व्यक्तिक भलाई का शास्त्र और अर्थशास्त्र को घरेलू भलाई का शास्त्र मानते हुए इन्हें मानव समाज के कल्याण का प्रतिपादन करने वाले राजनीति शास्त्र का अंग मानता है। इस प्रकार इस पहलू पर भी दोनों के विचारों में अंतर है। डिफरेंसेस में आपके लास्ट पॉइंट जो है वो प्रोफेसर मैक्सी के हैं, तो इस पॉइंट्स को जो है वो एग्जाम में लिखने की कोशिश जो है सो जरूर कीजिएगा। उपयुक्त अंतर को देखते हुए प्रोफेसर मैक्सी ने ठीक ही कहा है कि प्लेटो राजनीति दर्शन के आदर्शवादियों, स्वप्नदर्शियों, क्रांतिकारियों और कल्पनावादियों का पिता है तथा अरस्तु यथार्थवादियों, वैज्ञानिकों, व्यवहारवादियों एवं उपयोगितावादियों का जनक है। ठीक है, ये जो है सो पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है इन दोनों के डिफरेंसेस में प्रोफेसर मैक्सी का। तो इसको जो है सो एग्जामिनेशन में लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा आप लोग। अब हम लोग दोनों के विचारों में समानताओं के बारे में देखेंगे, सिमिलैरिटीज के बारे में देखेंगे। पहला हम लोग पृष्ठभूमि देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं। तो प्लेटो तथा अरस्तु की राजनीतिक, नैतिक तथा शैक्षणिक पृष्ठभूमि समान थी। होमर से सुकरात तक स्थिति समान थी, मीन्स वहाँ की जो राज्य व्यवस्था थी वो समान थी। राजनीतिक जगत में काफी परिवर्तन हुए, लेकिन दोनों विचारकों ने समान राजनीतिक बुराइयों का अवलोकन किया। अरस्तु को प्लेटो का दर्शन भी पृष्ठभूमि के रूप में मिला। ठीक है, प्रोफेसर जी कैटलिन का कथन है कि अरस्तु प्लेटो का सबसे बड़ा आलोचक था, तो भी दोनों के यूनानी होने के कारण दोनों की समाजवादी प्रकृति की सामान्य मान्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड आता है राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। प्लेटो तथा अरस्तु उस युग में पैदा हुए जब यूनान के नगर राज्यों की राजनीतिक संस्थाएं टूट रही थी। एथेंस का शासन 30 निरंकुशों के हाथ में था। संपूर्ण राजनीतिक वातावरण विषक्त हो गया था। जनता त्राही त्राही कर रही थी। न्याय का अभाव था। नैतिक अराजकता को काफी
प्रश्रय मिल रहा था। अतः राजनीतिक स्थिरता कायम करने के लिए तथा नैतिक अराजकता दूर करने के लिए दोनों दार्शनिकों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। थर्ड है आपका नगर राज्य, सिटी स्टेट। दोनों दार्शनिकों ने अपने राजनीतिक विचारों का आधार नगर राज्य माना है। मनुष्य का श्रेष्ठ जीवन राज्य में ही संभव है। वह राज्य के अंतर्गत ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। भौतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति राज्य में ही संभव है। फोर्थ पॉइंट है आपका राज्य, स्टेट। दोनों विचारकों का राज्य पर समान सिद्धांत है। उनके अनुसार राज्य की उत्पत्ति का मुख्य कारण मानवीय आवश्यकताएं हैं। दोनों ने राज्य को एक इकाई के रूप में स्वीकार किया है। राज्य का आकार छोटा होना चाहिए, उसकी जनसंख्या भी सीमित होनी चाहिए। राज्य एक अप्राकृतिक संस्था है। तार्किक के इस विचार का दोनों ने खंडन किया है। उनके अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जिसके अभाव में श्रेष्ठ मानव जीवन संभव नहीं है। ठीक है। पांचवा है प्रशासन एक कला है, एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट। दोनों ने प्रशासन को एक कला माना है। सभी व्यक्ति कलाकार नहीं हो सकते। शासन एक कला है। सभी व्यक्ति शासन संचालन का कार्य उचित रूप से नहीं कर सकते। ठीक है। सारे मैन या वुमेन जितने भी लोग हैं उनकी अलग अलग कैपेबिलिटीज़ है और वो अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से वर्क करते हैं। कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है तो कोई अच्छा प्रिंसिपल है तो कोई अच्छा डॉक्टर है तो कोई अच्छा इंजीनियर है। कोई भी जो है सो एक जैसा नहीं हो सकता है। प्लेटो ने शासन का भार दार्शनिक राजाओं के हाथों में सौंपा है। अरस्तु ने शासन का भार नागरिकों के हाथों में सौंपा है। उत्पादक वर्ग, श्रमिक तथा दास प्रशासन में भाग लेने से वंचित रहते हैं। शारीरिक श्रम करने वालों को प्रशासन में भाग नहीं लेना चाहिए। ठीक है। जो फिजिकल वर्क करते हैं उनके लिए जो है सो आपका प्रशासन में भाग लेना सही नहीं है। जो मेंटली काम करते हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो प्रशासन में आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कानून, लॉ। प्लेटो ने रिपब्लिक में कानून की चर्चा नहीं की है, लेकिन लॉज में उसने कानून की महत्ता को स्वीकार किया है। वस्तुतः राज्य कानून पर ही आधारित होना चाहिए। अरस्तु ने भी इस सिद्धांत का अनुसरण किया है। उसके अनुसार कानून का शासन सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट आपका शिक्षा बात करते हैं, एजुकेशन। दोनों ने निशुल्क, अनिवार्य तथा राज्य नियंत्रित शिक्षा पद्धति पर जोर दिया है। ठीक है। दोनों जो है सो आपका निशुल्क, अनिवार्य और राज्य नियंत्रित शिक्षा पद्धति पर जोर दिया है। इसको दिमाग में रखिएगा, निशुल्क, अनिवार्य और राज्य नियंत्रित। उनका कथन है कि राज्य में नागरिकों के लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा के ज्ञान के साथ साथ संगीत पर भी जोर देना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के नींव पर ही मानसिक तथा आत्मिक शिक्षा विकसित हो सकती है। नैतिक गुणों के विकास के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। दोनों की शिक्षा पद्धति के पाठ्यक्रम में बहुत कुछ समानताएं हैं। दोनों ने तकनीकी शिक्षा का विरोध किया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है दासता, स्लेवरी। प्लेटो ने रिपब्लिक में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उसने लॉज में दास को स्वीकार किया है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था उसके ऊपर ही छोड़ दिया है। अरस्तु ने पॉलिटिक्स में दास प्रथा का समर्थन किया है। श्रेष्ठ जीवन के लिए दास सेवा आवश्यक है। यूनानी समाज का दास प्रथा एक अंग थी जिसे दोनों ने स्वीकार किया है। ठीक है। अरस्तु जो है सो अरस्तु का जब आप स्लेवरी देखिएगा मेरे वीडियोस में तो वहाँ पर देखिएगा कि अरस्तु जो है सो दास सेवा बहुत इंपॉर्टेंट मानता है कि अगर कोई वर्क जो है वो दास से करवा लिया जाए और उनका समय जो मेंटल वर्क कर रहे हैं उनका समय अगर बचता है तो वो उस समय में कुछ और मेंटल वर्क कर सकते हैं जो कि आपका श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। इस तरीके का सिद्धांत जो है वो आपका अरस्तु ने दिया है अपने स्लेवरी के थ्योरी में। तो आप स्लेवरी के थ्योरी को देख लीजिए एक बार
और स्किप करके कोई भी वीडियो मत देखना है, पूरा वीडियो देखो, अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से लिखो, एक बार मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई करो। आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी, दोनों विचारकों ने नगर राज्य को आत्मनिर्भरता का संदेश दिया है। नगर राज्य का आत्मनिर्भर होना अति आवश्यक है। राज्य ही एक ऐसी संस्था है जो मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आत्मनिर्भरता के अभाव में राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आत्मनिर्भर राज्य लोकप्रिय एवं दीर्घायु होता है। नेक्स्ट आपका ये जो मैंने दिया है ये भी बहुत बार जो है सो पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रोफेसर बार्कर के अनुसार लॉज तथा पॉलिटिक्स में निम्नलिखित समानताएं हैं। बहुत बार ऐसा माना जाता है कि जैसे प्लेटो जो है, प्लेटो का सबसे फेमस बुक जो है वो रिपब्लिक है, ठीक है, लेकिन अपने अंतिम समय में उसने जो बुक लिखी वो था लॉज, और इसमें जो है सो उसने कानून की व्याख्या बहुत अच्छे से की है। और लॉज और अरस्तु, एरिस्टोटल का जो पॉलिटिक्स है वो भी लगभग लॉज से मिलता जुलता है, ठीक है। तो ऑन दैट केस ये दोनों के बीच में जो है सो समानताएं बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैंने इसके बारे में भी, समानताओं के बारे में भी बात किया है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो पहला पॉइंट है कि अरस्तु लॉज की भांति कानून की सर्वोच्च प्रभुसत्ता का सिद्धांत तथा शासकों को कानून का संरक्षक और सेवक मानता है, ठीक है। सेकंड है, अरस्तु राज्य रहित मनुष्य को देवता या पशु मानता है, या लॉज के एक संदर्भ का रूपांतरण जैसा है प्रतीत होता है कि इसे लिखते समय उसके सामने लॉज का तत्व संबंधी उदाहरण था, ठीक है। क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि प्लेटो जो है, अरस्तु जो है वो आपका प्लेटो का जो है वो शिष्य है। तो ऑन डैट केस प्लेटो जो भी ये किए लॉज लिखे तो उसी के आधार पर जो है उसने अपने पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं गढ़ने की कोशिश की। थर्ड अगर बात करें तो परिवार से राज्य के विकास का वर्णन करते हुए अरस्तु ने लॉज के तीसरे खंड का अनुकरण किया है तथा होमर के ग्रंथ से भी वही उदाहरण दिया है जो प्लेटो ने दिया था। फोर्थ बात करें तो स्पार्टा की भांति युद्ध अपने आप में लक्ष्य नहीं है, इसका प्रयोजन शांति के लिए होना चाहिए। प्लेटो की इस उक्ति की अरस्तु पुनर्वृत्ति करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मिश्रित संविधान की कल्पना दोनों के ग्रंथों में समान रूप से पाई जाती है। दोनों स्पार्टा को इसका उदाहरण बताते हैं। नेक्स्ट है, अरस्तु ने कृषि की महत्ता, व्यापार तथा ब्याज के बारे में पॉलिटिक्स के पहले खंड में जो बातें लिखी है वे लॉज के 8वें तथा 11वें खंडों की व्यवस्थाओं से मिलती है। नेक्स्ट है आपका, पॉलिटिक्स के 7वें और 8वें खंडों में वर्णित आदर्श राज्य लॉज के उपादर्श राज्य से गहरी समानता रखता है। निम्नलिखित सदृश दोनों में है, ठीक है। इतनी सारी समानताएं जो है वो आपके प्लेटो के लॉज और आपके अरस्तु के पॉलिटिक्स में जो है सो देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्या क्या है, प्रत्येक नागरिक को भूमि का एक टुकड़ा नगर के समीप तथा दूसरा सीमा के निकट होना चाहिए। दूसरा है कि नगर राज्य की इमारतों का वर्णन दोनों में समान है। तीसरा है, अरस्तु के 7वें खंड की शिक्षा योजना लॉज में प्रतिपादित योजना से मिलती है। और चौथा है, दोनों सुखंत नाटकों के पक्ष में हैं। उपयुक्त समानताओं के बावजूद अरस्तु प्लेटो की कड़ी आलोचनाएं करता है। उसका कारण भी कुछ विद्वान अरस्तु पर पड़े प्लेटो के प्रभाव को ही मानते हैं। इस संबंध में वे विल ड्यूरा का कथन है कि एक विरोधी प्रवक्ता यह कह सकता है कि अरस्तु प्लेटो की इतनी तीव्रता से इसलिए आलोचना करता है कि वह उससे अत्यंत अधिक मात्रा में ऋण लेने के प्रति जागरूक है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्जखोर के लिए महान नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कॉन्क्लूजन की बात करेंगे, निष्कर्ष देखेंगे कि निष्कर्ष क्या निकलता है, ठीक है। यह स्पष्ट हो गया कि दोनों के विचारों में भिन्नताएं तथा समानताएं दोनों हैं। यह कहना बड़ा कठिन है कि
दोनों का राजनीतिक दर्शन दो धरातल पर है। सच पूछिए तो दोनों के राजनीति दर्शन का धरातल एक है, लेकिन दोनों ने इमारतों के निर्माण में अपनी अपनी बुद्धि, कला तथा निपुणता का प्रदर्शन किया है। दोनों का लक्ष्य समान है, मार्ग भी बहुत हद तक समान है। यद्यपि दोनों आगे चलकर समान पथ से हट जाते हैं, लेकिन दोनों अंत में एक ही लक्ष्य तक पर पहुंचते हैं, जिससे मानवता का संदेश मिलता है। दोनों महान दार्शनिक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक माँ के दो जुड़वा पुत्र हैं। दोनों के हृदय में जन्मभूमि के प्रति अगाध प्रेम है। उनमें राष्ट्रीयता की भावना कुट-कुट कर भरी हुई है। राजनीतिक विचारधारा के आकाश में दोनों का वही स्थान है जो सूर्य और चांद का है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियोस आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आप लोगों के बेनिफिट्स, एग्जामिनेशन बेनिफिट्स के लिए बनाया गया वीडियो है। ठीक है, और इस चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो कि कहाँ से देख रहे हो, किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हो। मैं राजदेव गुप्ता आप लोगों के लिए वीडियोस लाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ इस नोट्स को बनाने में। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलता होगा। अगर मुझे फाइनेंशियली अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आप सुपर थैंक्स मुझे दे सकते हो, या मेरे चैनल को जो है सो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप मेरे नंबर पर फ़ोनपे भी कर सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, thank you for watching my videos. Thank you very much.